हेलो स्टूडेंट्स। हम लास्ट क्लास में पढ़े थे एवरेज एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है। और पढ़े थे आइसोटोप्स क्या होता है और आइसोटोप्स के अबाउंडेंस क्या होता है हमारे नेचर में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ पढ़े थे, उनके फार्मूलाज भी पढ़े थे। फार्मूला क्या था? एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप वन, जैसे कि मान के चलो एक आइसोटोप है, ठीक है। तो एक आइसोटोप का एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज अबाउंडेंस प्लस एटॉमिक मास टू, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2 इंटू परसेंटेज अबाउंडेंस प्लस ऐसे डाटा डाटा करके था। जितना सारे आइसोटोप्स होंगे उतने सारे आइसोटोप्स इनटू देयर अबाउंडेंस डिवाइडेड बाय 100 हमारा क्या था? एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला। अभी पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या चीज है? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। Actually, molecular mass is the sum of atomic masses of the elements present in a molecule. ठीक है। So it is obtained by multiplying the atomic mass of each element by the number of its atoms and adding them together. Okay. So मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि कोई एक कंपाउंड है, ठीक है। तो उसका जो एलिमेंट्स होंगे और उसका जो आटम्स होंगे, जितना नंबर ऑफ आटम्स होंगे इनटू देयर मास ऑफ ईच एलिमेंट। ओके, जैसे कि H2O मान के चलो, ठीक है। H2O में हाइड्रोजन कितना है? 2 है। 2 इंटू 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ठीक है। हम चलते चलते बहुत सारे एटॉमिक मास तुम लोगों को याद रह जाएगा, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, 1 AMU लिख सकते हो। मैं बोला था कल AMU लिख सकते हो, नहीं तो फिर U भी लिख सकते हो, क्योंकि AMU has been replaced by U, which is known as unified mass. Okay, so 2 plus 1 MU, 2 into 1 MU प्लस कितना हो जाएगा? 1। एक ही ऑक्सीजन आटम है तो 16 AMU। ओके, सो फाइनल आंसर कितना हो गया? 18 AMU। AMU लिख सकते हो और फिर और 18 U भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ये है मॉलिक्यूलर मास। उसी तरह एक एक ले लो, जैसे कि NH3 है, ठीक है। NH3 का कितना हो जाएगा? इनका होता है 14, तो 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 1 हो गया कितना? 17 U, ठीक है। अब पढ़ेंगे, अब मॉलिक्यूलर मास खत्म हो गया, अब पढ़ेंगे फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या चीज है, ठीक है। फार्मूला मास लिख देता हूँ एक चीज, इसका नाम है फार्मूला मास, ठीक है। ये क्या चीज है कि ये जो डिफाइन होता है, ये जो टर्म डिफाइन होता है, ये सॉलिड कंपाउंड्स के लिए डिफाइन होता है। और क्यों डिफाइन होता है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। बिकॉज ऑफ द कंपाउंड डजंट रिप्रेजेंट इट्स मॉलिक्यूल। मतलब ये जो फार्मूला मास है, ये रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल को नहीं करता है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है किसको? रेशियो ऑफ डिफरेंट आयंस इन द कंपाउंड। ओके, तो ये मॉलिक्यूलर मास से बेहतर चीज है। हाँ, मॉलिक्यूलर मास जो है, फार्मूला मास भी वही है, लेकिन सॉलिड के लिए हम इसको मॉडिफाई करके इसके नाम देते हैं फार्मूला मास। फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड इसे बोलते हैं, ठीक है। So in such compounds, we don't use the term molecular mass. Instead, this we can use formula mass, which is obtained by adding the same, adding the atomic masses of all the atoms in formula units. ठीक है। हम क्यों फार्मूला मास जो वर्ड यूज किए? क्योंकि इट डजंट रिप्रेजेंट इट्स मॉलिक्यूल, बट ओनली रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ डिफरेंट आयंस इन द कंपाउंड्स। लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे लिख देते हैं, इन केस ऑफ सॉलिड कंपाउंड, ओके, इन केस ऑफ सॉलिड कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड does not represent its molecule, okay, but only
the ratio of different ions in the compound. Okay, of different ions in the compound. So जैसे कि NaCl, ठीक है, NaCl लिख लो। NaCl का कितना है, Na का 23 है, ठीक है, ये सब याद रखना है, मैं बोल रहा हूँ एक एक को। और क्लोरीन का कितना है, 35.5 है एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के आ जाएगा कितना, 58.5 AMU लिख सकते हो। और उसका नया वर्जन क्या है, यूनिफाइड मास, ठीक है। सो ये खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे मोर कंसेप्ट ऑन मोलर मासेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अभी। मेरे को स्पेस चाहिए थोड़ा, ये सब चीज़ तो पढ़ेंगे कि मोलर में देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये हम कल तक आइसोटोप की कल तक पढ़े थे। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास, ठीक है। तो इसको मैं और अच्छे से डिफाइन करूंगा कि मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास के साथ कैसे रिलेट करते हैं, एक मोल के बराबर ये लोग कैसे होते हैं, क्या होते हैं। मैं एक तुमको चार्ट प्रिपेयर करके पूरा बोलूंगा, तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स, एक मोल सब्सटेंस का जो मास होता है इन ग्राम्स, उसी को बोलते हैं मोलर मास। हालांकि जो मोलिकुलर मास होता है और मोलर मास जो होता है वो सारे एटम्स के मासेस के बराबर, सम का बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है देखो, द मोलर मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास फॉर्मूला मास, ठीक है। वही U इज द यूनिफाइड मास, अभी मैं बोला था आपको, ठीक है। और मैं कुछ चीज़ बोल रहा हूँ अच्छे से, उसको समझ आ रहा हूँ। यहाँ पे एक एक पॉइंट लिखा है, मैं तुमको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे मोल। एक्चुअली मोल इज ए सिंपली यूनिट फॉर काउंटिंग the entities means atoms, molecules, particles, ठीक है, electrons in microscopic level, okay। So just we use um, 1 dozen for 12 objects, okay, and 1 score for 20 objects। what does it mean, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। इन एसआई सिस्टम क्या होता है, मोल को हम मोल के सिंबल पर लिखते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड for the amount of substance that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 ग्राम, ओके। मैं पहले यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर अच्छे समझा दूंगा। 1 मोल क्या होता है, इसको 1 मोल क्यों लिखा जाता है, ठीक है। दिस इज द अमाउंट, दिस इज द अमाउंट, ओके, of a substance, ठीक है, that contains, ठीक है, as many particles, ठीक है, और मैं जो भी बोला था एक वर्ड एंटिटीज, पार्टिकल्स जो होता है वही एंटिटीज होता है, ठीक है, वही सारे जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वही सब चीज़ होते हैं एंटिटीज। आज देयर आर एटम्स in exactly 12 ग्राम, और 12 ग्राम क्या ले सकते हैं, 0.0012 kg, ओके,
012 kg of the C12 isotope. ओके, मतलब क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many particles, मतलब एक 12 ग्राम का C12 आइसोटोप जितना एटम्स और जितना पार्टिकल्स कंटेन करता है उतना पार्टिकल्स और एंटिटीज का जो अमाउंट है उसी को 1 मोल के बराबर बोला गया है। ठीक है, means the mole of a substance always contain the same number of entities, okay, no matter what the substance may be, in order to determine this number accurately, okay, अगर मतलब नो मैटर व्हाट द सब्सटेंस, इस सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कुछ भी हो सब्सटेंस, द मोल ऑफ ए सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज। ओके, ये चीज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि no matter what the substance, the mole of a substance, okay, the mole of a substance always contains the same number of entities or particles, same number of particles लिख देता हूँ। ठीक है, एंटिटीज ये साइंटिफिक वर्ड है, कोई बात है, सेम चीज। ठीक है, मतलब नो मैटर व्हाट द सब्सटेंस मे बी, द मोल ऑफ ए सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज। ओके, सो इसको एक्यूरेटली डिटरमाइन करने के लिए इसको मास ऑफ कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया गया है। ओके, तो इसको ऐसे लिखते हैं कि एक मोल जो होता है, ठीक है, एक्चुअली और एक बात बताना है मेरे को कि ये तो एक्सपेरिमेंटल डिफाइन चीज है पहले से। ठीक है, मतलब इसको इसके बराबर करने का कोई तरीका नहीं था, इसको बराबर करने को हमको एक्सपेरिमेंट से मिला कि एक मोल जो सब्सटेंस है दैट इज द मास ऑफ कार्बन एटम वाज डिटरमाइंड बाय ए स्पेक्ट्रोमीटर, बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर, एंड दैट इज फाउंड टू बी इक्वल टू वो कितना था 1.9 इंटू 10⁻³ था। ठीक है, मतलब जब ये नंबर को 1 मोल जो है, ये तो हमको पता चल गया कि दिस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many particles as there are atoms in exactly 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। ओके, जब हम इसको डिटरमाइन किए, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस नंबर एक्यूरेटली द मास ऑफ कार्बन एटम was determined by mass स्पेक्ट्रोस्कोप। ओके, मतलब फिर इसको डिटरमाइन करने के लिए C12 एटम के साथ जो कंपेयर किया गया, जब स्पेक्ट्रोमीटर में फिर पता चला कि इट वाज फाउंड टू बी 1 मोल इक्वल्स टू, मतलब 1 मोल जो है ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 weighs 1.9 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ओके, ये हमको स्पेक्ट्रोमीटर में पता चला। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स के लिए कितना, सो द नंबर ऑफ एटम्स इन इट कितना होगा, उसको कैसे लिखेंगे कि कितना है इसका एटॉमिक मास 12 बाय 1.9 इंटू 10⁻⁻23। ओके, तो ये जो है ये आया 6.02 इंटू 10⁻23। ओके,
एटम्स पर मोल, ठीक है, मतलब एक मोल में इतना एटम्स होंगे पर मोल, ठीक है, मतलब पर मतलब एक मोल में। अब तुमको ये इतने सारे चीज याद मतलब समझना नहीं, ठीक है, समझ लिया तो सही है, नहीं समझा तो भी सही है, क्योंकि हमको बस याद रखना है कि एक मोल में इतने एटम्स हुआ करते हैं, और ये भी एक एक्सपेरिमेंटली डिफाइन चीज है, ठीक है। तो तुमको कैसे हुआ बस ये समझ लो कि कार्बन आटम को साथ कंपेयर किया गया और उसको स्पेक्ट्रोमीटर में दिखा गया, फिर उसको जब पता चला कि एक नंबर है 1.9 इंटू 10⁻23 ग्राम पर C12, मैंने एक मतलब एक C12 आटम का जो है स्पेक्ट्रोमीटर में दिखा गया, तो पता चला कि C12 आटम का एक आटम का जो मास है वो होता है 1.9 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है। उसी के हिसाब से 12 ग्राम का कितना होगा कंपैरेटिवली हम कैलकुलेट कर लिए, तो हमको मिल गया 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो हमको अब ये रिजल्ट मिला है कि एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स रहते हैं, ओके। तो इसी को बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर, मतलब जो ये जो चीज है 1 मोल इक्वल्स टू ये जो चीज है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है, इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। इसी को लिखा जाता है क्या, एवोगाड्रोस नंबर, ओके, नंबर और कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, ओके। सो तो हम क्या क्या लिखेंगे फाइनली, ऐसे लिख देते हैं। मेरे को थोड़ा और स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे चलाता हूँ, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है, समझ लेना कि जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे 1 मोल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ओके, ठीक है। और अब इसे लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू कितना 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, ओके। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ओके। उसी तरह लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स कितना होगा, उसी तरह लिख देते हैं। उसी तरह मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, एक एलिमेंट को ले सकते हैं, एक कंपाउंड को ले सकते हैं, ठीक है, कोई, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर 1 मोल ऑफ H2, ठीक है, क्या लिखना है NH3 मॉलिक्यूल, जैसे लिखा 1 मोल ऑफ NH3 मॉलिक्यूल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 1 मोल ऑफ एक एलिमेंट्स ले या फिर 1 मोल ऑफ समथिंग कंपाउंड्स ले, ठीक है, उसका सफिक्स जो होगा, अगर मॉलिक्यूल्स होगा तो फिर 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, अगर एटम्स होगा तो फिर उतना एटम्स, अगर कोई बोलेगा कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ
पहले तो इसे लिखते थे और एक लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस, ठीक है, आयंस, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 आयंस। ओके, फिर उसी तरह 1 मोल ऑफ NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। इसको क्या लिखते हैं, NaCl को मैं बोला था कि हम इसको मोलिकुलर मास में नहीं लिखते हैं, फॉर्मूला यूनिट में लिखते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको लिख देंगे क्या, फॉर्मूला यूनिट्स। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट्स। सो फाइनली हम ये कंक्लूड कर लिए कि एटम्स हो चाहे मॉलिक्यूल्स हो चाहे आयंस हो, जितना मोल लिया होगा, मतलब 1 मोल लिए हैं तो फिर वो 6.023 एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस में ही आएगा। ठीक है, तो ये इतना कंफर्म हो गया। ठीक है, अब आगे जाके पढ़ेंगे मोलर मास। ठीक है, मोलर मास जो होता है वही मोलिकुलर मास के बराबर होता है, बस मोलर मास में ग्राम लग जाता है और मोलिकुलर मास में क्या था, यूनिफाइड मास मतलब। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ, मतलब द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स, ठीक है, इज कॉल्ड मोलर मास। ठीक है, मोलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है एंड दैट्स आल्सो इक्वल टू द एटॉमिक मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास व्हिच वी रिप्रेजेंट ऑन यू। मतलब यूनिफाइड मास में यू में जो भी मॉलिकुलर मास को, फार्मूला मास को, एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट किए थे, उसी का न्यूमेरिकली वैल्यू समान रहेगा, मतलब इक्वल रहेगा, बस चेंज आ जाएगा ग्राम में। ओके, वहां पे यू लिखा करते थे, यहाँ पे ग्राम लिखा करेंगे। मीन्स यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा मोलर मास। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोलर मास। मोलर मास क्या चीज है ये, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ ए 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, ओके, इन ग्राम्स। ओके, इसका एग्जांपल मैं इनको मिटा देता हूँ। आगे वाले यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल क्या होगा, अमोनिया मतलब NH3 जो है, इसका कितना किया था कैलकुलेट, 14 + 3 × 1 तो आ जाएगा 17 ग्राम। ओके, तो वहाँ पे हम 17 यू लिखते थे, यहाँ पे हो जाएगा 17 ग्राम। ठीक है, उसी तरह सोडियम क्लोराइड का NaCl का लिखे थे, NaCl का कितना लिखे थे, NaCl का लिखे थे, Na का 23 था प्लस ये कितना 35.5 था। ओके, तो ये आ जाएगा कितना 58.5 ग्राम। ठीक है, मोलर मास जो है ये इसको ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो, ये तो मोलारिटी में आगे जाके आपको लॉन्ग को समझा दूंगा अच्छे से। मोलारिटी ये जो सब चीज़ें, ये जो टर्म्स हैं, सब जाके आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। अभी एटॉमिक मास मैं पढ़ा दिया हूँ आप लोगों को, आप यहाँ से देख लीजिए। एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम of an element as compared with the
Mass of carbon atom taken as 12 AMU. Atomic mass expressed in grams called gram atomic mass. एटॉमिक मास को हम यू में लिखा करते थे, अगर उसको साइड में उसका यूनिट चेंज करके ग्राम लिख दिए तो वो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ये सब चीज़ हम पहले से अच्छे से समझ चुके हैं। अब ये आ गया मॉलिक्यूलर मास, मतलब सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, ये तो मैं बोल चुका हूँ। उसी तरह मॉलिक्यूलर मास को भी हम यू में लिखा करते थे और उसके साइड में उसको हटा के ग्राम लिख देंगे, वही हो जाएगा मोलर मास, वही हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला मास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। फॉर्मूला मास किसके लिए डिपेंड किया जाता था? सॉलिड्स कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को एक और चीज बताने वाला हूँ जो कि है रिवर्स, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर हमारा क्या था? 6.02 इंटू 10⁻23 था, मतलब 1/6.02 इंटू 10⁻23 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये जितना भी हो, ठीक है, मतलब कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना। और इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, और इसी को बोलते हैं एवोग्राम। ठीक है, क्या? एवोग्राम। ठीक है, अब पढ़ेंगे। चलो ठीक है, वो कुछ आगे पढ़ने से पहले मैं तुम लोग को एक समरी दे देता हूँ कि जो 1 मोल ये क्या होता था। ठीक है, आगे वाले पेज में देखते हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मोल। ठीक है, एक ब्रीफ आइडिया सब तरह तरह की चीज़ों के बारे में। ओके, पार्टिकल्स के थ्रू अगर हम देखें तो क्या रहेगा? ठीक है, अगर मास के थ्रू देखें तो क्या रहेगा? ठीक है, अगर वॉल्यूम के थ्रू दिखे तो क्या रहेगा? ठीक है, तो इसको हम इसके ऐसे कॉलम बना देते हैं। ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऐसे करके। ओके, और ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो एक ही चीज़ होता है, इसलिए मैं वॉल्यूम वाला को इंक्लूड नहीं किया हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ एक एक क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ये होता है पार्टिकल जो होते हैं। पार्टिकल्स क्या होता है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स, ये सब पार्टिकल्स हैं। 6.02 इंटू 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, तो 1 मोल जो होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है? पार्टिकल्स में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, मॉलिक्यूल्स वही होता है 6.02 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स। किस में? सॉलिड्स में। ठीक है, उसी को हम अगर ग्राम एटॉमिक मास में लिखेंगे तो 1 मोल बराबर आ जाएगा, उसी में लिखेंगे GAM। ठीक है, मतलब ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और 1 ग्राम एटॉम। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं जो लिख रहा हूँ वो सब तुम कॉपी में लिख लेना। ठीक है, इसी को भी लिखते हैं मोलर मास, और मॉलिक्यूलर मास भी लिखते हैं। ठीक है, ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल के लिए है। ठीक है, ये 1 ग्राम एटम के लिए, ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, उसी तरह फॉर्मूला यूनिट्स के नीचे क्या लिखेंगे? इसको लिखते हैं ऐसे कि ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? 1 ग्राम
फॉर्मूला मास, ठीक है, ओके। और अभी हम वॉल्यूम को लिखेंगे। वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, वॉल्यूम को लिखते हैं 22.4 लीटर एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी का शॉर्ट मतलब बड़ापन क्या है, फुल फॉर्म नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर गैस हो तो हम लिखेंगे इसको वॉल्यूम के थ्रू एनटीपी में, अगर गैस नहीं होगा तो फिर नहीं लिख सकते। अगर सॉलिड या फिर लिक्विड रहेंगे तो कैसे लिखेंगे इन लोगों को, ठीक है। अगर सॉलिड और लिक्विड रुका, सॉलिड और लिक्विड ठहरा, तो हम इन लोगों को लिखेंगे मोलर मास, ठीक है, और डेंसिटी के थ्रू में लिखेंगे, ओके, ठीक है। बस कुछ ही चीज याद करना है यहाँ पे कि 1 मोल इक्वल्स टू इतना एटम्स, इतना मॉलिक्यूल्स, इतना फॉर्मूला यूनिट्स। उसी तरह उनको मास में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 1 ग्राम एटम के ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, मोलिकुलर मास का 1 ग्राम मॉलिक्यूल हो जाएगा, फार्मूला मास क्या हो जाएगा 1 ग्राम फार्मूला मास हो जाएगा। और गैस के लिए 22.4 लीटर एट एनटीपी या फिर और कुछ लिख सकते, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कि क्या था चीज, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चंस लिख लो, कैलकुलेट कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम, ठीक है, ठीक है। पहले तुम लोग कोशिश करो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करते हैं, पूरे क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू कितना, उसी का क्या मैं लिखा था ग्राम एटॉमिक मास, सेम ही चीज है ना भाई, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ किसका, नाइट्रोजन का, ओके, नाइट्रोजन, ठीक है। वो कितना था 14, उसी का एटॉमिक मास 14 है, ठीक है। ये इसको तुमको याद रखना है, ठीक है। तो वन एटॉम कितना किस किस का पूछा है, वो तो हम 6.023 10⁻23 एटम्स का निकालते हैं 14 ग्राम, उसी का एक एटम का कितना होगा 14 बाय उतना, ठीक है। तो फॉर वन एटम कितना हो जाएगा 14 बाय 6.023 इंटू 10⁻23 इक्वल्स टू, कैलकुलेट कर लो, जितना आ गया उतना ग्राम, ठीक है, ओके, उतना ग्राम हो गया आंसर। अब और एक क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है।
और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, calculate mass of one molecule of CH4। CH4 को मीथेन बोलते हैं, ठीक है। इसका कैलकुलेट करो, ठीक है। करो, बहुत ही आसान चीज है, जैसे पहले जैसा उसी है, ठीक है। चलो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। पूरा लिखता हूँ, ठीक है। मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, ये किसका बराबर था? ये बराबर था मोलार मास ऑफ CH4 के। मतलब पढ़े थे ना, उसी जो चार्ट बनाया था मैं, वो सारे एक ही बराबर का थे, ठीक है। वो कितना होगा? सी का कितना 12 और ये 4 × 1 कितना हो जाए 16, तो आ जाएगा 16 ग्राम, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल का कितना हो गया? देखो जो 16 ग्राम है कितना का 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का है, तो वन मॉलिक्यूल का कितना आ जाएगा? ओके, कितना आ जाएगा? ओके, आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, वो कैलकुलेट कर लेना, जितना आ जाएगा उतना ग्राम हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो अभी पढ़ते हैं इम्पेरिकल मास और मोलिकुलर फॉर्मूला। ये सब तो आगे जाके पढ़ेंगे, इम्पेरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, उसके बारे में। उससे पहले और एक चीज़ पढ़ना है, वो है परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। ठीक है, पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। ये क्या चीज है? चलो देखते हैं, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन एक्चुअली ऑफ ए कंपाउंड इज द रिलेटिव मास ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ इट। ओके, मतलब कोई एक एलिमेंट का मास ले लेते हैं, उसी को मॉलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड के साथ कंपेयर कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो हमको मिल जाएगा मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2O एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। चलो नहीं, पहले मैं आपको लिख देता हूँ क्या फॉर्मूला है इसका, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन को लिखता हूँ मैं PC, ठीक है। PC ऑफ द कंपाउंड इज द रिलेटिव मास, ओके, of the each of the constituent elements in 100 parts of it, okay। मतलब क्या है? मतलब है मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? हाँ, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1
डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास को mm लिखते हैं, ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100, मतलब ये टोटल इंटू 100, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कि एक H2O एक कंपाउंड है पानी, ठीक है, उसका मोलिकुलर मास जो वो कितना है, 18 ग्राम है, तो हमको पता है, ठीक है। अगर कहीं पूछेगा कि मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालो, ठीक है, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन H2O, तो क्या लिखेंगे, कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक मास 1 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास कितना है, 18 है, इंटू 100 कर लेंगे, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो, आ गया कितना, 11.1%, ओके, 11.18 आएगा, ठीक है, लिखा है कैलकुलेटर में, ठीक है। उसी तरह अगर कोई पूछेगा कि मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है, 16 है, 16 डिवाइडेड बाय, ठीक है, मैं यहाँ पे इसके ऊपर चल रहा हूँ इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, टोटल मोलिकुलर मास कितना, 18, ठीक है, इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो, 88.7% आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो मास परसेंट जो चीज है, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन में कोई मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट निकाल रहे हैं, तो उसी का एटॉमिक मास ऊपर में क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे उसी का एटॉमिक मास इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द होल कंपाउंड इंटू 100, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100, ठीक है। अगर आपको ऑक्सीजन का क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर में, ठीक है, देखो लिख रहे हैं यहाँ पे मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O इक्वल्स टू, उसका एक ऑक्सीजन है तो 1 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 आ जाएगा हमारा 88.7%, ठीक है। अब हो गया, अब ये हो गया परसेंटेज कंपोजिशन। तो अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन सब कर लेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन बहुत ही आसान चीज था। तो हम कल की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ठीक है। उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, सब कुछ कल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज क्लियर करते जा रहा हूँ, आगे सारे वीडियो देखते जाइए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।